हेलो। आज हम लोग सीपीटी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, सबसे आसान सवाल को लेकर के मैं आया हूं आज। ये सवाल इसलिए भी आपके लिए जरूरी है कि इसमें से कोई भी नंबर आपके लिए कम नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन में आप पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकें, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका नाम ही है नो एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार कोई बहाना नहीं, इस बार सफलता मिलना ही मिलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम विकास से क्या समझते हैं, विकास से क्या अभिप्राय। यह केवल शारीरिक वृद्धि है, या क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक परिवर्तन है। ये क्षमताओं और व्यवहार में समग्र परिवर्तन है, या केवल मानसिक परिवर्तन है। आप इसको पेपर पे भी आप साथ साथ में करते चलिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप इसमें से कितना प्रश्न जो है वो अपने आप कर पाए हैं। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा 2 लाइन में समझ लेते हैं, उत्तर तो आप अपने आप दे देंगे। विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक ये सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। तो जाहिर बात है हमारा जो आंसर हुआ वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि क्षमताओं और व्यवहार में जो समग्र परिवर्तन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख, वृद्धि और विकास में सही अंतर कौन सा है। वृद्धि गुणात्मक होती है, विकास मात्रात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, या दोनों घटनाएं केवल किशोरावस्था तक ही होती हैं, उसके बाद इनमें कोई अंतर नहीं होता। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर जो है पहले हम समझ लें। वृद्धि जो होती है वो मापने लायक होती है, आप उसे माप सकते हैं। और विकास जो होता है गुणात्मक सुधार देता है। आप विकास को माप नहीं सकते, लेकिन उसमें कितना परिवर्तन हुआ उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि विकास एक क्रम में होता है। बच्चों का विकास क्रमबद्ध होता है। जैसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद तब फिर चलना सीखता है। तो यह क्रमबद्ध है। तो इसमें से कौन सा आएगा उत्तर इसमें सही ढंग से। वो आएगा अनुक्रमिक सिद्धांत, सेक्वेंशियल प्रिंसिपल। कि विकास जो होता है वो एक सेक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। अगला प्रश्न है, विकास की मूल क्षमता कौन देता है। पर्यावरण, या विद्यालय, या आनुवंशिकता, या शिक्षक। तो ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आंसर तो आप अपने आप दे देंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि आनुवंशिकता जन्मजात गुण देती है और पर्यावरण उनको आकार देता है। प्रश्न में पूछा गया मूल क्षमता कौन देता है, तो मूल क्षमता जो है वो हेरिडिटी देगी, क्योंकि आप अगर इस आंसर को लगा रहे हैं तो सही है। क्योंकि अगर हेरिडिटी में वो चीजें हैं तो पर्यावरण उन्हें आकार प्रोवाइड करेगा, उन्हें बेहतर बना सकता है। बच्चा सामाजिक रूप से मुख्यतः किससे सीखता है। प्रश्न है किससे सीखता है। पुस्तकों से सीखता है, या सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, या परीक्षाओं से सीखता है, या दंड से सीखता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो सामाजिकरण होता है वो माता पिता, सहपाठी और शिक्षक के साथ अंतःक्रिया होता है। ये सभी समाज के पार्ट होते हैं, सभी समाज के पार्ट होते हैं। परिवार भी समाज का ही अंग होता है। इसलिए हमें कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक व्यवहार जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। टीचर मुख्यतः किस प्रकार बाल विकास में योगदान देता है। अनुशासन को थोप करके, या सीखने का अवसर दे करके, कठोर दंड दे करके, या फिर तुलना करके। तो आपका उत्तर तो ऐसे सही हो गया होगा। इसमें शिक्षक वो सहायक वातावरण बनाकर सीखने में सहायता करता है। तो शिक्षक जो होता है वो सीखने का अवसर देता है, जिससे कि बच्चे जो है वो सीख लेते हैं आसानी से और जल्दी से। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, आप एक पेपर ले लीजिए और उसमें देखते रहिए
कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही देते जा रहे हैं। मैंने आज बहुत आसान सवाल लेकर के मैं आया हूं, जिससे कि आपके रिवीजन करने के बाद में इसके कोई भी आंसर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में गलत नहीं होंगे। 7वें प्रश्न पे, सहपाठी समूह बच्चे में मुख्यतः क्या विकसित करता है? जो सहपाठी समूह है, क्लास में उसके जो बच्चे हैं या फिर खेल में जो साथ में बच्चे होते हैं, वो क्या विकसित करते हैं? भाषा कौशल विकसित करते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, मोटर कौशल विकसित करती है, स्मृति विकसित करते हैं। वैसे यहाँ पर एक से अधिक आंसर संभव है। भाषा कौशल भी वो डेवलप करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न है वह सामाजिक कौशल से संबंधित है। सहपाठी जो होते हैं वह सहयोग और सामाजिक नियम सिखाते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से उसमें 2 आंसर करेक्ट होंगे, और अगर एक ही आंसर अगर करेक्ट के लिए पूछा गया है तो निश्चित रूप से वह बेहतर प्रश्न जो उत्तर होगा वो आपका होगा सामाजिक कौशल। 8वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं? व्यवहारवाद कहते हैं, संरचनावाद कहते हैं, जन्मजातवाद कहते हैं या रचनावाद कहते हैं? देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे पर्यावरण से सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। तो अब इसमें आप कौन सा आंसर लगाएंगे? निश्चित रूप से यह रचनावाद है, जहां पर पर्यावरण से जो सक्रिय अंतःक्रिया होती है उससे बच्चे अपने दिमाग में एक कंस्ट्रक्शन करते हैं नॉलेज का, और उससे वो सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा मुख्यतः किसमें सहायक होती है? शारीरिक विकास में, गतिक विकास में, कि भावनात्मक नियंत्रण में, कि संज्ञानात्मक विकास में? आपका आंसर आप जरूर लगा दीजिए, हम देखते हैं इसकी थियरी क्या है। भाषा जो होती है बच्चों को सोचने और विचार व्यक्त करने में सहायता करती है। तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर हुआ होगा यहाँ पर वह संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें बच्चे समझ जाते हैं और अपने विचारों प्रकट कर सकते हैं। सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं या बच्चों की क्षमताएं रुचियां अलग-अलग होती हैं? केवल धीमी गति से सीखने वाले ही अलग होते हैं या अंतर केवल आनुवंशिक हो सकता है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ। देखते हैं कि इसका थियरी क्या बोलता है। थियरी ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा सीखने की गति और क्षमता में विशिष्ट होता है। तो जाहिर बात है आपने जो आंसर लगाया होगा, अगर दूसरा आंसर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है कि बच्चों की क्षमताएं एवं रुचियां अलग अलग होती हैं। अधिगम सबसे प्रभावी रूप से कब होता है? यह भी एक प्रश्न है। जब शिक्षार्थी निष्क्रिय हो जाएं, शिक्षार्थी केवल तथ्य को याद कर लें जैसा जनरली करते हैं, या शिक्षार्थी डर जाए तो पढ़ना शुरू करते हैं, या शिक्षार्थी जब सक्रिय रूप से शामिल हो तो पढ़ना शुरू करते हैं? यह है कि सक्रिय सहभागिता समझ और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। तो निश्चित रूप से जब बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होंगे तो ही वो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, तभी उनका अधिगम हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम प्रेरणा को सबसे अच्छा बनाए रखता है? दंड का भय, आंतरिक रुचि, बाहरी दबाव और केवल प्रतिस्पर्धा? इसका थियरी ये कहता है कि जो आंतरिक रुचि होती है शिक्षार्थियों को लंबे समय तक प्रेरित रखती है। तो इसका जो उत्तर आपने टिक लगाया होगा अगर बी का, तो बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? मांसपेशियों की वृद्धि से, सोच और समस्या समाधान से, भावनात्मक नियंत्रण से या शारीरिक तंदुरुस्ती से? संज्ञानात्मक विकास मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो जाहिर बात है सोचने और समस्या का समाधान के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो है संज्ञानात्मक विकास। अगर वो है तो वह आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न जो है, कौन सा कथन बाल विकास को सबसे अच्छे तरीके से समझाता है कि केवल आनुवंशिकता ही विकास को निर्धारित करती है, केवल पर्यावरण करता है, या आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, या न तो आनुवंशिकता न तो पर्यावरण? जल्दी से टिक लगाइए इस पे। इसकी थियरी ये कहती है
कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न भी इसी तरह का आया था। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी गतिविधि सामाजिक विकास को सबसे अधिक सहारा देती है? कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिससे कि बच्चे जो है वो सामाजिक विकास उनमें ज्यादा होता है? समूह कार्य, मौन पठन, व्यक्तिगत लेखन या फिर वीडियो देखना? तो आपका आंसर इसमें लगा सकते हैं आप और देख सकते हैं कि जो समूह कार्य होता है वह सहयोग और अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। सकारात्मक व्यवहार को एक शिक्षक कैसे प्रोत्साहित करेगा? दंड का उपयोग करके, छात्रों की तुलना करके, व्यवहार की अनदेखी करके या सकारात्मक पुनर्बलन दे करके? तो आपको तो पता ही है इसके बारे में कि सामाजिक पुनर्बलन वांछित व्यवहार को मजबूत करता है। अभी तक आपने कितने प्रश्न के उत्तर सही लिखे वो जरूर आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम भी समझें कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। अधिगम में खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिगम को कम कर देता है, भय उत्पन्न कर देता है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है या समय नष्ट करता है। तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि वो अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, अन्वेषण और सीखने का अवसर देता है। भाषा विकास को सबसे अच्छा किससे बढ़ावा मिलता है? अंतःक्रिया और संचार से, या रट करके सुना देने से, या दंड मिलने से भाषा का विकास होता है, या फिर मौन रहने से, मौन चिंतन से होता है? ऐसे सोच सकते हैं आप। तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा वो अंतःक्रिया का होगा। जब बच्चे अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनसे भाषा का विकास सबसे अच्छा। मूल्यांकन का मुख्य उपयोग किस लिए होना चाहिए? अगर कोई बच्चे एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए तो किसको किसको दंडित करना है उसकी पहचान करने में, या शिक्षण अधिगम में फिर से सुधार करने में, या विद्यार्थियों को लेबल करने में, क्लास को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देने में, एक हाई अचीवर को, एक लो अचीवर को, या फिर बच्चों को कार्यभार बढ़ाना, जिसमें जिसको कमजोरी है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना जिससे कि वो कर ले। इसमें से कौन सा होगा आप बता सकते हैं? मूल्यांकन जो होता है वह अधिगम को बेहतर बनाने हेतु जो है वो फीडबैक देता है। तो यह शिक्षण अधिगम में सुधार होता है। जब अध्यापक पूरी क्लास का टेस्ट लेता है तो टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वह अध्यापक को यह भी बताता है कि कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें अधिगम उतना अच्छे तरीके से बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो उनको वो फिर से एक बेहतर ढंग से जो है वो पढ़ा सकता है या फिर उनके साथ अंतःक्रिया कर सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने से शिक्षक किसमें सक्षम होते हैं? सभी को एक ही तरह से पढ़ा सकते हैं, या शिक्षार्थी आवश्यकताओं की अनदेखी भी कर सकते हैं, या उपयुक्त शिक्षण योजना बना सकते हैं, या केवल पाठ्यक्रम पे ध्यान देना है क्योंकि बच्चों की भिन्नताएं तो अलग-अलग हैं, उनके अलग-अलग जो है गुण हैं, इसलिए पाठ्यक्रम पे ध्यान देना है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको देना हो तो निश्चित रूप से आप इसमें जो है वो ऑप्शन सी में जाएंगे, क्योंकि जब भिन्नताओं की समझ आ जाती है अध्यापक को तो वह उसके लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां बना सकता है। अधिगम तब सुगम होता है जब शिक्षण कैसा हो? शिक्षक केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, विषय प्रधान हो, या परीक्षा के उन्मुख हो? तो आपको पता ही है कि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था चल रही है और इसीलिए जो है तभी वह अधिगम सुगम होता है, क्योंकि बच्चों को क्या आवश्यकता है उनकी, क्या रुचियां हैं उनकी, उनके अनुसार जब हम काम करते हैं तो बच्चे बेहतर परिणाम देते हैं। इसमें से कौन इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है? कोई मीनिंगफुल टास्क दिया जाए, या फिर उससे फ्रीक्वेंट बार-बार दंड दिया जाए जिससे कि वो प्रेरित हो कि अगली बार दंड न मिले, इसके लिए काम करे, या उसे बार-बार असफलता का भय दिखाया जाए, या उसकी सहपाठियों से तुलना की जाए।
कि देखो कौन वो पढ़ने में अच्छा है, कौन पढ़ने में अच्छा नहीं है। आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने के लिए उसे मीनिंगफुल टास्क दिया जाए, जिसको कर करके जो है वो बेहतर जो है वो ढंग पे पढ़ पहुंच सकता है। तो जो अर्थपूर्ण कार्य है शिक्षार्थियों की स्वाभाविक रुचि को बढ़ाता है, जिससे कि जो है बच्चे ज्यादा रूप से प्रेरित हो जाते हैं। कौन सी गतिविधि इसमें से संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा समर्थन देती है? समस्या समाधान कार्य, नोट्स की कॉपी कर लेना, याद कर लेना और चुपचाप बैठ जाना। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ए है, समस्या का समाधान करना, तो निश्चित रूप से यह सही आंसर है। समस्या समाधान सोच और तर्क को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता मुख्यतः आनुवंशिक होती है? स्टडी करने की हैबिट, आंखों का रंग, भाषा कौशल या सामाजिक व्यवहार? तो इसको आप देख सकते हैं, जनरली जो माता पिता का रंग, आंखों के रंग होता है, वही जो है बच्चों के आंखों का रंग होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो गुण है वो आनुवंशिक गुण है, उसके आंखों का रंग। सामाजिक विकास बच्चों को किसमें सहायता करता है? प्रभावी अंतःक्रिया करने के लिए, या तथ्यों को याद करने के लिए, या लंबाई बढ़ाने के लिए, या लिखावट को सुधारने के लिए? तो निश्चित रूप से जहां तक मुझे विश्वास है कि आपका उत्तर ए यहाँ पर सही होगा, प्रभावी अंतःक्रिया करना। अब 25 प्रश्न हो गए हैं। इस 25 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं, वो हमको कमेंट करके जरूर बताइए। हम चलते हैं आगे के प्रश्न पे। आगे का प्रश्न, कौन सा शिक्षक व्यवहार भावनात्मक विकास को समर्थन देता है? कठोर अनुशासन, सहानुभूति एवं सहयोग, सार्वजनिक आलोचना, या स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, कठोर तुलना करना? तो जो सहायक शिक्षक होते हैं वो बच्चों को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं। तो सहानुभूति और सहयोग अगर शिक्षक अगर करता है, तो बच्चे भावनात्मक रूप से और मजबूत होते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे मुख्यतः क्या सीखते हैं? सहयोग और साझा करना, नियम को याद करना, खेल के नियम सभी याद हो जाते हैं, या गलतियों से डरना, या निष्क्रिय रहना? तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा वो खेल, शेयरिंग और केयरिंग, ये सहयोग करना और साझा करना, यह सामाजिक कौशल को विकसित करता है। प्रारंभिक भाषा विकास किससे संबंधित होता है? दंड से, या मौन से, या अलगाव से, या वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने से? तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब बड़ों के साथ में खेलते हैं तो धीरे-धीरे उनके लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बातचीत और सुनना बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा देता है। तो वह बच्चे जो है वो वयस्कों के साथ जब अंतःक्रिया करते हैं, तब उससे उनमें भाषा का विकास होता है। शिक्षण के दौरान मूल्यांकन शिक्षकों को किसमें सहायता देता है? फाइनल मार्क्स देने के लिए, बच्चों के ऊपर वर्कलोड बढ़ाने के लिए, या छात्रों को लेबल करने के लिए, या शिक्षण में संशोधन करने के लिए? तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा वो चौथा होगा। इसी तरह का एक प्रश्न हमें इससे पहले भी मिल चुका है। ये मूल्यांकन जो शिक्षक करते हैं, उससे जो है फिर से शिक्षण में और कितना हम सुधार कर सकें, उसका फीडबैक मिलता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? लचीली रणनीतियां बनानी चाहिए, कठोर विधियां अपनानी चाहिए, या शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की अनदेखी होनी चाहिए, या केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए? निश्चित रूप से अध्यापक को लचीली रणनीतियां अपनानी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जितने भी क्लास में हैं, अलग अलग उनके जो गुण हैं, वो सभी गुणों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अधिगम अर्थपूर्ण कब बनता है? जब रोट मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया जाए, या पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें ली जाए, या परीक्षा पे केंद्रित कर दिया जाए, या फिर शिक्षक प्रधान हो? तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा वो दूसरा होगा, क्योंकि नए ज्ञान को जब पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, तब जाकर के अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण बनता है। कौन सी रणनीति शिक्षार्थियों को सबसे अच्छा प्रेरित करती है?
टीचर ने धमकी दिया बच्चे को कि कल तक अगर वर्क नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, या फिर केवल उसे पुरस्कार दिए जाएं, या फिर प्रोत्साहन दिया जाए, पुष्टि की जाए, या नियम को और कठोर बनाए जाए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जब सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हैं हम शिक्षार्थियों को तो बच्चे फिर प्रेरित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास किससे निकटता से संबंधित है? सोचने की प्रक्रिया, मांसपेशियों की शक्ति, लंबाई की वृद्धि, या फिर शारीरिक सहनशक्ति। संज्ञानात्मक विकास है, ध्यान रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो यह बच्चे के सोचने की प्रक्रियाओं पे काम आता है, और संज्ञानात्मक विकास सोच और तर्क जैसी मानसिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा गुण माता पिता से प्राप्त होता है? सेम प्रश्न तो रिपीट हो गया। अब जाहिर बात है आप उत्तर उसका बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, आंखों का रंग। सामाजिक विकास बच्चों को किसमें सक्षम बनाता है? सहयोग से कार्य करने के लिए, अलग थलग रहने के लिए, या अंतःक्रिया से बचने के लिए, या प्रतिस्पर्धा करने के लिए? सामाजिक विकास कंपटीशन करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक विकास जो है बच्चे में सहयोग से काम करने के लिए जो है वो बढ़ावा देता है। सामाजिक विकास सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। कौन सा शिक्षक कार्य सकारात्मक कक्षा वातावरण का समर्थन करता है? विच टीचर एक्शन सपोर्ट्स पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट? सम्मान को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक अपमान करना, कठोर दंड देना, या छात्रों की अनदेखी करना? तो आपको पता है कि रिस्पेक्ट सभी को चाहिए। अगर क्लास में बच्चे को रिस्पेक्ट मिलता है तो जो कक्षा का वातावरण होता है वो अधिगम और कल्याण को बढ़ावा देता है। खेल आधारित अधिगम इसमें से किन चीजों पे सहायक होता है? सक्रिय सहभागिता, निष्क्रिय रूप से सुनना, भय आधारित अधिगम, और केवल स्मरण। तो खेल जो होते हैं वो उसमें बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, तो यह सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देता है। भाषा विकास को सर्वोत्तम समर्थन वो अंतःक्रिया और सद्भाव के माध्यम से मिलता है, क्योंकि अलगाव, मौन और दंड ये भाषा विकास को समर्थन नहीं करते। तो संवाद और अंतःक्रिया बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की कैसे सहायता करता है? फीडबैक प्रोवाइड करके, अंक दे करके, भय उत्पन्न करके, या छात्रों की तुलना करके? तो आपका उत्तर निश्चित रूप से यहाँ पर प्रोवाइडिंग फीडबैक होगा, और रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो फीडबैक द्वारा सुधार का मार्गदर्शन करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ शिक्षकों को किसमें सहायता करती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ, अगर बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं अगर उनको टीचर समझ ले तो इसमें से किसका हेल्प हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, शिक्षार्थी आवश्यकताओं की अनदेखी की जा सकती है, एक ही शिक्षण विधि अपनाई जा सकती है, केवल पाठ्यक्रम पे ध्यान दे सकता है, या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग तरीके से जो है शिक्षण की योजना बनाई जा सकती है। तो आप में इसमें ऑप्शन 4 वही सही होगा, क्योंकि जो विभेदित शिक्षण विधियां हैं वह विविध विद्यार्थियों के आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। 41वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। अधिगम तब बढ़ता है जब छात्र निष्क्रिय रूप से हो, सक्रिय रूप से संलग्न हो, गलतियों से डरते हो, या केवल रटंत कर रहे हो? तो अधिगम तब बढ़ता है जब विद्यार्थी एक्टिवली इंगेज्ड हो, सक्रिय सहभागिता उनकी होनी चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन शिक्षार्थियों को किसमें सहायता देता है? उन्हें हतोत्साहित महसूस कराता है, या वांछित व्यवहार दोहराता है, या सहभागिता से बचता है, या फिर भय विकसित करना है? तो जाहिर बात है, रिपीट डिजायर्ड बिहेवियर, जब सकारात्मक पुनर्बलन होता है तो जो व्यवहार हम चाहते हैं वही व्यवहार बार बार दोहराए जाते हैं, तो यह वांछित व्यवहार को मजबूत करता है दोहरा करके। और संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? दंड से,
शारीरिक व्यायाम से, सोचने के अनुभव से या लंबाई की वृद्धि से? तो यहाँ पर है कि ये सोच और समस्या समाधान के अनुभवों से संज्ञानात्मक विकास जो है वो बढ़ता है। अब गए हैं अपने लास्ट स्लाइड पे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए थे जो जनरली आप सारे प्रश्न को मुझे उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। और अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे जो कि एग्जामिनेशन में सीपीडी से संबंधित बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें लोग मार्क्स को लूज करते हैं। जल्दी ही वो वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।